नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टाइम। मैं हूं आपके साथ सोहेल खान। आखिर जिसका डर था वही हुआ। दुनिया में कोरोना की तीसरी लहर ने दस्तक दे दी है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन यानी WHO ने दुनिया में थर्ड वेव शुरू होने का ऐलान कर दिया है। संगठन के चीफ डॉक्टर टेड्रोस घेब्रेयेसस ने बुधवार को देशों को चेतावनी दी कि वो कोरोना की तीसरी लहर के शुरुआती फेज में आ चुके हैं। WHO चीफ ने यह भी कहा कि वायरस लगातार खुद में बदलाव कर रहा है। इसके साथ ही ये ज्यादा संक्रामक भी होता जा रहा है। उन्होंने बताया कि डेल्टा वेरिएंट अब 111 से ज्यादा देशों में पहुंच चुका है। ये जल्द ही पूरी दुनिया में भी फैल सकता है। वायरस का अल्फा वेरिएंट 178 देशों में, बीटा 123 देशों में और गामा वेरिएंट 75 देशों में मिल चुका है। इस बयान के बाद यह समझा जा सकता है कि कोरोना को लेकर की जा रही लापरवाही कितनी भारी पड़ने वाली है। उधर एक विदेशी ब्रोकरेज फर्म ने आगाह किया है कि डेल्टा वेरिएंट के बढ़ते मामलों और वायरस के म्यूटेंट होने से भारत में भी कोरोना की तीसरी लहर की आशंका जल्द ही सच में बदल सकती है। UBS सिक्योरिटीज इंडिया की चीफ इकोनॉमिस्ट तन्वी गुप्ता जैन की माने तो देश के ज्यादातर केस 20% जिलों में मिल रहे हैं। यहां दूसरी लहर का ही असर अभी खत्म नहीं हुआ है और तीसरी लहर की आहट सुनाई देने लगी है। वैसे दुनिया में तीसरी लहर के सबसे ज्यादा नए केस ब्राजील में मिल रहे हैं। और अब बात करेंगे सियासी, बात करेंगे कांग्रेस में हो रही हलचल की। राहुल, प्रियंका, सोनिया से प्रशांत किशोर की बातचीत के बाद अब कमलनाथ को लेकर अटकलें गर्म हैं। गुरुवार को वो सोनिया गांधी से मिलने भी पहुंचे। कहा यह भी जा रहा है कि पंजाब कलह के हल के बाद उनका कद बढ़ सकता है। देखिए ये खास रिपोर्ट। कांग्रेस में हलचल, MP को भी मिलेगा बल। कमलनाथ को क्या फायदा? आलाकमान के साथ मीटिंग से क्या होगा? ये तस्वीर जैसे ही मीडिया में आई तो कई अटकलों को भी गरमा गई। दिल्ली में MP कांग्रेस के अध्यक्ष, नेता प्रतिपक्ष कमलनाथ राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी से मिलने पहुंचे। वहां पार्टी की महासचिव प्रियंका गांधी भी मौजूद रहीं। अब सवाल यही उठ रहे हैं कि आखिर कमलनाथ की सोनिया गांधी से क्या बात हुई? क्या पंजाब में कांग्रेस की कलह का हल उन्होंने ढूंढ लिया? क्या आगे कांग्रेस में कोई फेरबदल भी संभव है? और क्या कमलनाथ को भी आगे बड़ी जिम्मेदारी मिल सकती है? राजस्थान, केरल, तमिलनाडु जो भी मामले आए हैं, इन सबको सुलझाने के लिए उनको भेजा गया। जहाँ भी विवाद थे, विवाद निपटाने के लिए उनको भेजा। तो सोनिया जी ने प्रियंका जी के साथ उनकी बैठक हुई है और मैं सोचता हूँ कि कांग्रेस को मजबूत करने के लिए 5 इलेक्शन जीतने के लिए, मध्य प्रदेश में 4 चुनाव हो रहे हैं, उसके जीतने के लिए एक रणनीति तय करने के लिए ये सब बैठक हुई होगी। पूर्व मुख्यमंत्री हैं, प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष हैं, नेता प्रतिपक्ष हैं, सबसे वरिष्ठ नेता है देश के आज की तारीख में, तो उनका मिलना स्वाभाविक रूप से, तो हमें अभी क्या कई बार मिल चुके होंगे पिछले दिनों में, तो कुछ विशेष बिंदुओं पर बात हो रही है। अभी कई स्टेट्स में इलेक्शन हो रहे हैं, उस पर चर्चा की होगी शायद उन्हें जाकर। कमलनाथ का कद बढ़ने के कयास इसलिए क्योंकि कहा जा रहा है कि उन्होंने पंजाब में पार्टी के अंदर चल रही कलह को शांत करवाने का फॉर्मूला ढूंढ लिया है। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो यहां कैप्टन अमरिंदर सिंह मुख्यमंत्री बने रहेंगे। वहीं नाराज चल रहे नवजोत सिंह सिद्धू को कांग्रेस का प्रदेश अध्यक्ष बनाया जाएगा। तो क्या यही बात सोनिया गांधी को बताने कमलनाथ गए थे? ये बात अलग है कि इस मुलाकात पर उनकी तरफ से कुछ भी नहीं कहा गया, लेकिन समझने के लिए बहुत कुछ है। पहले सुनिए बीजेपी क्या समझ रही है, फिर हम विश्लेषक के नजरिए से इस मुलाकात को समझेंगे। कांग्रेस ना देश में ना प्रदेश में बची नहीं, वो चला गई धरातल में। उस पर कोई प्रश्न करने का उचित नहीं मिला। जो व्यक्ति जो जिम्मेदारी मिली थी उसका सही तरीके से निर्वाह ही नहीं कर पाया, तो उसमें कोई जानकारों की माने तो आलाकमान का कमलनाथ पर बढ़ता भरोसा आने वाले दिनों में कई बदलाव दिखा सकता है। MP में कमलनाथ के नेतृत्व में ही कांग्रेस सत्ता में पहुंची। पंजाब में सुलह का वो फॉर्मूला ढूंढने में कामयाब हुए, तो हो सकता है कि 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस में बड़े फेरबदल दिखाई दे। वैसे भी कमलनाथ की पैठ कांग्रेस के सभी तबकों में है। इसके मद्देनजर उनको एक्टिंग प्रेसिडेंट या वर्किंग प्रेसिडेंट भी बनाया जा सकता है।
हालांकि अभी कोई इस पर औपचारिक रूप से पुष्टि नहीं कर रहा है, लेकिन इतना तो सब मान रहे हैं कि आलाकमान का कमलनाथ पर भरोसा बढ़ा है, क्योंकि जब सिंधिया नाराज होकर बीजेपी में चले गए तो उस वक्त राहुल गांधी से कमलनाथ के बीच की दूरी के कयास लगे। फिर उपचुनाव में इमरती देवी पर दिए गए कमलनाथ के बयान पर राहुल की टिप्पणी को भी नाराजगी से जोड़ा गया। लेकिन अब वक्त बदल चुका है, कांग्रेस में हलचल है और कमलनाथ के पास बल है। ब्यूरो रिपोर्ट, बंसल न्यूज। और अब बात एक और बड़ी खबर की। कांग्रेस के शासनकाल में महापौर और निकाय अध्यक्षों का चुनाव अप्रत्यक्ष प्रणाली से कराने के कमलनाथ के फैसले को बीजेपी ने लोकतंत्र की हत्या बताया था और फैसले का जमकर विरोध भी किया था। लेकिन अब बीजेपी के शासनकाल में ही उसी अप्रत्यक्ष प्रणाली से चुनाव होने जा रहे हैं और इसके लिए राज्य सरकार ने राज्य निर्वाचन आयोग को पत्र भी लिख दिया है। मध्य प्रदेश में नगरीय निकायों के चुनाव उसी सिस्टम से होंगे जैसा कमलनाथ चाहते थे। अब महापौर और अध्यक्ष के चुनाव अप्रत्यक्ष प्रणाली से होंगे। शिवराज सरकार ने राज्य निर्वाचन आयोग को पत्र लिखकर कहा है कि नगरीय निकायों के चुनाव अप्रत्यक्ष प्रणाली से ही कराएं, यानी नगर निगमों में महापौर और नगर पालिकाओं के अध्यक्ष को अब पार्षद चुनेंगे। गौरतलब है कि दिग्विजय सिंह के कार्यकाल के वक्त भी महापौर और निकाय अध्यक्ष ऐसे ही चुने जाते थे, लेकिन बीजेपी ने चुनाव प्रत्यक्ष रूप से कराने की शुरुआत की थी, जो फिलहाल इस बार नहीं हो पाएगा। कहीं ना कहीं उसमें विसंगति थी और इसलिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब पुनः बनी तो फिर से हमने उस फैसले को बदला, लेकिन कहीं ना कहीं जो है उसमें कोई समय का व्यवधान था या समय के ऊपर हम कहीं ना कहीं उसमें चूक हुई है, तो निश्चित रूप से उसके कारण आज ये आयोग ने दिया। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और अभी चुनाव में भी पर्याप्त समय है। हमारी सरकार चाहेगी या माननीय मुख्यमंत्री जी, प्रदेश अध्यक्ष जी निर्णय करेंगे। सरकार ने नगरीय निकाय के चुनाव अप्रत्यक्ष प्रणाली से कराने का फैसला ले लिया है। इसको लेकर राज्य चुनाव आयोग को एक पत्र भी भेज दिया है। हालांकि कांग्रेस भी अपने कार्यकाल में अप्रत्यक्ष चुनाव कराने के मूड में थी, लेकिन अब वो इस फैसले पर तंज कस रही है। जब कांग्रेस ने ये प्रणाली लाने की बात की थी तो ये हंगामा कर रहे थे कि नहीं, डायरेक्ट होना चाहिए। अब 1.25 साल में कोरोना की महामारी, लाखों लोगों की जान जाना, इंजेक्शन ऑक्सीजन नहीं मिलना, उनको मदद नहीं मिलना, उसके बाद डीजल पेट्रोल और महंगाई, किसानों की परेशानी, उधर बेरोजगारी, लॉकडाउन में सब ध्वस्त हो जाना, इन सब मामलों ने इनको बता दिया कि चुनाव डायरेक्ट जीत नहीं पाएंगे और इनडायरेक्ट करेंगे तो इनके पास एक मौका है कि जिस तरह कमलनाथ जी की सरकार गिराया खरीद फरोख्त करके, वैसे ही पार्षदियों की खरीद फरोख्त करो, अपना मेयर और नगरपालिका अध्यक्ष बनाओ, ये उद्देश्य है इनका। मध्य प्रदेश में कुल 407 नगरीय निकाय हैं। इनमें से 347 में आम निर्वाचन कराए जाना है। 2 चरण में मतदान होगा। प्रथम चरण में 155 और दूसरे चरण में 192 नगरीय निकायों में मतदान कराया जाएगा। इन 347 नगरीय निकायों में सभी 16 नगर निगम शामिल हैं, जबकि 60 नगरीय निकायों का कार्यकाल अभी बाकी है। ब्यूरो रिपोर्ट, बंसल न्यूज। और अब खबर जरा हटकर। विदिशा में धूमधाम से सीएम शिवराज सिंह चौहान ने बेटियों का विवाह कराया। सीएम शिवराज और साधना सिंह ने अपनी 3 दत्तक पुत्रियों का कन्यादान किया। इस दौरान कार्तिकेय और कुणाल सिंह चौहान भाई की तरह सारी रस्में निभाते नजर आए। वरमाला का कार्यक्रम एक मैरिज गार्डन में रखा गया तो विवाह और कन्यादान की सारी रस्में गणेश मंदिर में अदा की गई। धूमधाम से तीनों बेटियों की बारात आई, जिनका स्वागत करने के लिए खुद सीएम शिवराज सिंह चौहान और उनके बेटे द्वार पर मौजूद रहे। तीनों तस्वीरें आपको हम विदिशा की दिखा रहे हैं, जहां पर टीका की रस्म अदा की गई। बारात का आगमन हुआ तो द्वार पर खुद सीएम शिवराज सिंह चौहान बारातियों को अटेंड करने के लिए खड़े थे और बेटियों का कन्यादान भी किया। दत्तक पुत्रियां हैं। सीएम शिवराज सिंह चौहान 7 बेटियों को गोद ले चुके हैं, उनमें से 3 का आज उन्होंने कन्यादान किया। छत्तीसगढ़ बीजेपी के तीनों प्रभारी रायपुर आ रहे हैं और संगठन की क्लास के नेताओं की बैठक लेकर संगठन के कामकाज का ब्यौरा लेंगे। तीनों प्रभारी एक साथ आ रहे हैं, लिहाजा संगठन में हलचल मची हुई है। छत्तीसगढ़ बीजेपी का बड़ा इम्तिहान, तीनों प्रभारी लेंगे संगठन की क्लास।
होगा हर काम का हिसाब किताब। छत्तीसगढ़ बीजेपी के लिए 17 और 18 जुलाई का दिन किसी बड़े इम्तिहान से कम नहीं है। छत्तीसगढ़ बीजेपी के तीनों प्रभारी शिव प्रकाश, डी पुरंदेश्वरी और नवीन नितिन 17 जुलाई को एक साथ रायपुर आ रहे हैं। तीनों प्रभारी आकर समीक्षा करेंगे कि जो टास्क उन्होंने मोर्चा या संगठन के लोगों को दिया था उसमें क्या काम हुआ है, काम कहां तक पहुंचा है और सरकार की विफलताओं को जनता तक पहुंचाने के लिए क्या क्या किया गया है। 2 दिन तक ताबड़तोड़ बैठ के चलेंगी, जिसमें पिछले 3-4 महीनों में किए गए कामों का लेखा जोखा भी पेश किया जाएगा। तीनों प्रभारी हमारे आ रहे हैं और तीनों प्रभारी आने के बाद में 17-18 को जो बैठकें होंगे उसमें जिस प्रकार से कोर ग्रुप की बैठक, पदाधिकारियों की बैठक, मोर्चा की बैठक, विभागों की बैठक और इसी प्रकार से अध्यक्ष महामंत्री की बैठक, प्रदेश के पदाधिकारियों की बैठक, 2 दिन में लगातार बैठकों का दौर चलेगा और एक प्रकार से किए हुए कार्यों की समीक्षा भी होगी। नई उसमें आगामी क्या करने वाले हैं, मुझे लगता है उसमें भी मार्गदर्शन हमको प्राप्त होगा। बीजेपी प्रभारी खासकर डी पुरंदेश्वरी या शिव प्रकाश जब भी रायपुर आते हैं छत्तीसगढ़ की सियासत गर्म होने लगती है, बयानबाजी होती है और इस बार भी ऐसा ही कुछ हुआ है। सीरी मेरे ख्याल से 6-8 महीना से घूम रही है। पहले 26 छत्तीसगढ़ में वो घूम ले, छत्तीसगढ़ में दौरा कर ले और छत्तीसगढ़ का जब उसको पूरा ज्ञान हो जाएगा उसके बाद वो बात करेगी तो उसका जवाब दूंगा। ऐसा पहली बार है जब तीनों प्रभारी एक साथ छत्तीसगढ़ आ रहे हैं। ऐसे में बीजेपी नेताओं ने भी अपना होमवर्क कंप्लीट करना शुरू कर दिया है ताकि प्रभारी के सामने पूरा लेखा जोखा पेश किया जा सके। हर बार प्रभारियों के दौरे के बाद संगठन को नया टास्क मिलता है और इस बार तो तीनों प्रभारी एक साथ क्लास लेंगे, जिसको लेकर बीजेपी के दिग्गज नेताओं के दिल भी जोरों से धड़क रहे हैं। अभिषेक शुक्ल, बंसल न्यूज, रायपुर। इधर छत्तीसगढ़ में पिछले 20 साल में कई एमओयू किए गए, लेकिन इन एमओयू की स्थिति सालों बाद भी जीरो है। मुख्यमंत्री ने स्टेट इन्वेस्टमेंट बोर्ड की बैठक के बाद काम शुरू नहीं करने वाले 158 एमओयू को रद्द कर दिया है। हालांकि अब बीजेपी इस पर कई तरह के सवाल उठा रही है। कसौटी पर पूंजी निवेश, रमन सरकार में कितना हुआ निवेश, अब तक बघेल सरकार में कितना निवेश, एमओयू के तराजू पर किसका पड़ला भारी। प्राकृतिक संसाधनों से भरपूर छत्तीसगढ़ में हर बार भारी भरकम इन्वेस्टमेंट की बात तो होती है, लेकिन एमओयू से आगे बात ज्यादा नहीं बढ़ी। कुछ ऐसा ही हुआ बीजेपी के पिछले 15 साल के कार्यकाल में। ये बात तब सामने आई जब मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने स्टेट इन्वेस्टमेंट बोर्ड की बैठक में अब तक हुए राज्य में पूंजी निवेश की समीक्षा की। समीक्षा में ये सामने आया कि डॉक्टर रमन सिंह के कार्यकाल के बीच 211 एमओयू साइन हुए, जिसमें 3,03,115 करोड़ 70 लाख रुपए के पूंजी निवेश का लक्ष्य बना था। उस दौरान 78,776 करोड़ रुपए का पूंजी निवेश भी हुआ। इसी तरह 2012 में रमन सिंह ने ग्लोबल इन्वेस्टर मीट की, जिसमें 275 एमओयू साइन किए गए थे। इसमें से 93,830 करोड़ 69 लाख रुपए का पूंजी निवेश हुआ था और इसके 103 एमओयू पर कोई काम शुरू नहीं हो सका। इस तरह से रमन सरकार के दौरान कुल 158 एमओयू चिन्हित किए गए, जो सिर्फ कागजों तक ही सीमित रहे, जिन्हें अब बघेल सरकार ने निरस्त करने का फैसला लिया है। तो जानकारी लिया गया तो वहाँ के एमओयू का एक नया पैसा छत्तीसगढ़ में लग नहीं पाया, ना कोई इन्वेस्टर आ पाए थे। कहा गया था कि 2.5 लाख करोड़ रुपए का एमओयू किया गया है। जानकारी विभाग ने दी कि 2.5 नया पैसे का इन्वेस्टमेंट उस समय भी नहीं आया। इधर बीजेपी इस तरीके के कदम को दुर्भावना से की गई कार्रवाई मानती है। बीजेपी ने कांग्रेस सरकार पर एमओयू के बहाने भ्रष्टाचार करने का नया रास्ता खोजने का आरोप लगाया है। पूर्ववर्ती भाजपा सरकार के द्वारा जो एमओयू किए गए थे, वर्तमान सरकार के द्वारा उसको निरस्त की गई है और इसके पीछे जो बड़ी बात है कि प्रदेश का खजाना खाली है और ऐसे स्थिति में कि खजाना कैसे भरा जा सके। और रही बात बाकी एमओयू की, तो मुझे लगता है कि उसके जो प्रारंभ हो गए हैं और जो करने वाले हैं, ऐसे विषयों पर विचार करने की आवश्यकता है ताकि समय रहते उसका प्रोजेक्ट का कार्य शुरू हो सके। इस बात की चिंता जरूर होनी चाहिए।
कांग्रेस सरकार एथेनॉल और लौह अयस्क के क्षेत्र में इन्वेस्टमेंट की दिशा में काम कर रही है और मौजूदा दौर में बीजेपी से आगे निकल गई है। अब तक निवेश की बात करें तो नई सरकार में 2019 से अब तक 115 एमओयू साइन हुए हैं। इनमें प्रस्तावित पूंजी निवेश 46,937 करोड़ रुपए है, जिसकी 92 परियोजनाओं पर काम शुरू हो चुका है। ऐसे में दोनों सरकारों की इन्वेस्टमेंट नीति निवेश के तराजू पर तोली जा रही है। किसका पलड़ा भारी है, इस पर सभी की निगाहें हैं। मोहन तिवारी, बंसल न्यूज, रायपुर। कुख्यात नक्सली हेमला विनोद की कोरोना से मौत हो गई है। हेमला 8 साल पहले हुए झीरम हमले के मुख्य आरोपियों में से एक था। पिछले कुछ दिनों में नक्सली हमले से जुड़े कई नक्सलियों की मौत हो चुकी है। ऐसे में कई सवाल भी खड़े किए जा रहे हैं। नक्सली हेमला की कोरोना से मौत, झीरम घाटी के एक और आरोपी की मौत, एक के बाद एक मौतों का सिलसिला। आरोपियों की मौतें कहीं साजिश तो नहीं? क्या कभी सामने आ पाएगा झीरम का सच? कुख्यात नक्सली हेमला विनोद की कोरोना से मौत हो गई है। इसके साथ ही झीरम घाटी के हमले का एक और अहम किरदार हमेशा के लिए मौन हो गया है। पुलिस ने भी हेमला विनोद की मौत की पुष्टि कर दी है। प्रतिबंधित सीपी माओवादी संगठन के दरबार डिवीजन कमेटी के सदस्य विनोद उर्फ हुंगा का दिनांक 11 जुलाई को कोरोना बीमारी से मृत्यु होने की जानकारी पुलिस के पास प्राप्त हुआ। उक्त जानकारी को तस्दीक की गई थे। तस्दीक पर यह सही पाया गया और आज जिला बीजापुर एवं सुकमा के सीमावर्ती जंगल में उनका अंतिम क्रियाक्रम की गए थे। विगत लगभग 30 वर्षों से दरबार डिवीजन इलाका में काफ़ी सक्रिय रूप से विनोद कार्य कर रहे थे। झीरम घटना से लेकर 16 और अन्य बड़ी वारदात में मास्टरमाइंड के रूप में विनोद के हाथ रहा। झीरम हमले को 8 साल हो चुके हैं, लेकिन अब तक हमले को लेकर कई सवालों के जवाब नहीं मिल पाए हैं। पिछले कुछ दिनों में ही इस हमले से जुड़े कई आरोपी नक्सलियों की मौत हो चुकी है। ऐसे में सवाल भी खड़े किए जा रहे हैं कि कहीं ये झीरम हमले के सच को हमेशा हमेशा के लिए दफनाने की साजिश का हिस्सा तो नहीं है। मुख्य साजिशकर्ता कौन थे? वो सफेद पोश चेहरे जो अभी तक सामने नहीं आए हैं, ऐसे लोग सामने आना चाहिए। और अगर हम उनको पकड़ नहीं पाए तो मुझे लगता है ये झीरम सहित जो 40 अन्य मामले हैं या 40-50 जो वो मामले हैं जो जिनकी साजिश के बारे में लोग जानना चाहते हैं, वो उनका सच जो है वो सामने नहीं आ पाएगा। इधर झीरम हमले को लेकर पिछले 8 सालों से जमकर सियासत हुई है और सियासत का असर झीरम की जांच में भी खूब दिखा है। हेमला विनोद की मौत के बाद एक बार फिर सियासत गर्मा गई है। कांग्रेस का हमेशा से मानना रहा है कि झीरम हमला सुपारी किलिंग का मामला है, तो वहीं बीजेपी का कहना है कि हमले के समय केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी और अब राज्य में कांग्रेस है, तो फिर उसे सच भी बताना चाहिए। पिछले कई वर्षों से लगातार इस घटना को लेकर ही कांग्रेस हमेशा से विभिन्न विषयों पर राजनीति करती रही है और अब तो पिछले 2.5 वर्ष से ज़्यादा हो गए सरकार में रहते हुए। तो जो कुछ है सारी जवाबदारी इनकी है। सरकार में रहते हुए सारे उनके विभाग अंग सारे इनके पास हैं और इनको सुनिश्चित करना चाहिए कि किस तरीके से उसका सच सामने आए। अभी तक के एनआई वाले की जांच पूर्ण नहीं हुई है और सरकार द्वारा सीबीआई की जांच की मांग की जा रही है, लेकिन उसको भी पूर्ण केंद्र सरकार नहीं कर रही है। तो कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि कुछ ना कुछ तो इसमें झोल-झाल है। झीरम हमला आजाद भारत के इतिहास में किसी राजनीतिक पार्टी के काफिले पर सबसे बड़ा हमला था। इस हमले को लेकर कई सवालों में एक सवाल और जुड़ गया है कि हमले से जुड़े नक्सलियों की एक के बाद एक मौतें सामान्य हैं या फिर ये किसी साजिश का हिस्सा है। प्रशांत गजबी, बंसल न्यूज, जगदलपुर। और अब बात उस खबर की जो जरा चौंकाती है। हिचकी शब्द से तो आप सब वाकिफ होंगे। आमतौर पर जब हिचकी आती है तो हम पानी पीते हैं, थोड़ी देर में ये ठीक भी हो जाती है, लेकिन हिचकी बहुत खतरनाक भी साबित हो सकती है। ये गंभीर बीमारी का संकेत भी हो सकती है और अगर ये ना रुके तो सर्जरी तक की नौबत आ सकती है। हम आपको ये बातें डराने के लिए नहीं, दरअसल ब्राजील के राष्ट्रपति के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ है।
ब्राजील के राष्ट्रपति जायर बोल्सोनारो को 10 दिन तक लगातार हिचकियां बंद न होने पर अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा। हो सकता है इसके लिए उन्हें एक सर्जरी भी करवानी पड़े। ब्राजील के राष्ट्रपति कार्यालय ने यह जानकारी खुद साझा की है। राष्ट्रपति कई दिनों से ठीक से बात नहीं कर पा रहे थे। बताया जा रहा है कि उनकी आंत में कुछ दिक्कत है। तो इस खबर के साथ ही प्राइम टाइम में फिलहाल इतना ही। तमाम अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए बंसल न्यूज़। इजाज़त दीजिए, नमस्कार।